हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल से तिथि घोषित की जा चुकी है और ऐसे में जाहिर सी बात है अब लगभग एक महीने से भी कम का समय बचा है। तो कई सारे छात्रों का, स्टूडेंट का क्वेरी आते रहता है कि सर अभी तक तो हमने जीएस की तैयारी तो कर ली, परंतु ऑप्शनल में अब क्या रणनीति अपनाई जाए कि एक महीने के अंदर जो है हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकें। हालांकि देखिए ऑप्शनल जो है वो अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस इन सब की बात करें तो वहाँ पे रिटेन ऑप्शनल होता है और उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं आपके मेरिट लिस्ट में, तो उसकी तैयारी की स्ट्रेटजी जो है वो अलग होती है। बीपीएससी का जहाँ तक सवाल है तो पहले यहाँ भी जो है जब हम लोग एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई किए, तो उस समय जो है ऑप्शनल रिटेन होता था और 67वीं बीपीएससी तक जो है रिटेन ऑप्शनल ही बीपीएससी में भी जो है वो लिया जाता था। परंतु उसके बाद जो है ऑप्शनल सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर के तौर पे रह गया जिसमें कि आपको 40% मार्क्स मतलब कि 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसके बावजूद जो है ऑप्शनल का पेपर इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाई नहीं करता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज मार्क्स इन जीएस एंड एसए पेपर वह फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बीपीएससी में किन बिंदुओं को ध्यान में रखें या किन चीज़ों को पढ़ें और तैयारी करें ताकि एक महीने से भी कम समय में हम लोग कैसे ऑप्शनल पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रिक्टली बीपीएससी से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि किसी भी अन्य एग्ज़ाम जहाँ रिटन एग्ज़ाम होता है और वहाँ आपको मार्क्स एडअप होता है तो उसकी स्ट्रेटजी बदल जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्ज़ाम है, मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मीनिंग देयर बाय कि आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो अलग हो जाएगी। तो चलिए बीपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी की स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि हिस्ट्री ऑप्शनल पहले से भी बीपीएससी का एक सबसे चर्चित ऑप्शनल था और पूर्व के स्कीम में भी हिस्ट्री ऑप्शनल से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शंस होते थे। यहाँ जीएस में भी देखें तो प्रीलिम्स और मेंस स्टेज में आपको हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी देखने को मिलता है। अगर हम तैयारी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑप्शनल में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरियाज या फिर आप कह लें कि जो भी महत्वपूर्ण आपके विषय वस्तु हैं या टॉपिक हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, यह चीज ध्यान में रखिए कि समय आपके पास अब क्या है, 30 दिनों से भी कम है। जब 30 दिनों से भी कम समय है तो ऐसे में आपको चूंकि मार्क्स भी क्वालिफाइंग और 40 ही लाने हैं तो आप इजीली अगर महत्वपूर्ण विषय वस्तु या इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी अगर आप कवर करते हैं तो भी उम्मीद है कि आप इजीली 60+ मार्क्स तो ला ही सकते हैं, 70+ भी हो सकता है। अगर रिगरस स्टडी आपने कर रखी है रिटन लेवल एग्जाम की, यूपीएससी वगैरह की, तब तो कठिनाई बहुत ही कम होगी और आसानी से आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल को 4 अलग अलग कह सकते हैं कि सब टॉपिक्स या सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल हैं। तो एंशिएंट की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि किन एरियाज से, किन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे में यदि आप देखें
तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा वैदिक सभ्यता और वैदिक कल्चर, इसके अलावा आपका महाजनपद बौद्ध एवं जैन धर्म, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मौर्य काल में भी खास करके इनकी प्रशासनिक आर्थिक, इसके अतिरिक्त कला के क्षेत्र में इनका योगदान, आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ अशोक की धम्म नीति एवं मौर्य साम्राज्य के विघटन अथवा पतन के कारण और द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इसके बाद जब आप देखते हैं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिसे मौर्योत्तर काल भी कहते हैं, मौर्योत्तर काल में अगर आप देखें तो खास करके इस समय कई सारे उत्तर पश्चिम से जो इन्वेजन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग इन्वेजन के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें भी खास करके कुषाण रूलर्स के बारे में खास करके पढ़ेंगे, क्योंकि यह आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी समय के कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की अगर आप बात करें तो खास करके स्कल्पचर में मथुरा, गांधार एवं अन्य जो स्कूल्स हैं उनके बारे में आप विशेष तौर पे जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कई जगहों पे गुफा चित्र या कह सकते हैं कि केव पेंटिंग्स के जो अवशेष मिले हैं, जैसे अजंता, एलोरा, भाजा, कार्ले, नासिक इत्यादि, इन सब के बारे में पोस्ट मौर्यन पीरियड में। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जो ऐड हो जाती है वह दक्कन के क्षेत्र की अगर आप बात करें और डेक्कन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो सातवाहन साम्राज्य और सातवाहना एम्पायर, और इसके अतिरिक्त सातवाहन साम्राज्य में खास करके इनके द्वारा दी गए भूदान, पहला एग्जाम्पल आपको लैंड ग्रांट्स वगैरह का मिलता है। अशोक के समय के कई सारे इंस्क्रिप्शंस की बात, अभिलेख की बात भी की जाती है, उसमें भी आपको कुछ खास अभिलेख जिसमें अशोक के नाम मेंशन्ड है, इसके अलावा रूमिनदेही का अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, तो इन सब के बारे में आपको विशेष रूप से जानना है। सातवाहन काल के अतिरिक्त आपको जो है डेक्कन के क्षेत्र की अगर आप बात करें तो आपको मौर्योत्तर काल में इंडो रोमन ट्रेड इसके बारे में भी थोड़ा विशेष तौर पे जानकारी प्राप्त करनी है। इंडो रोमन ट्रेड जिसके बारे में प्लिनी ने भी लिखा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी लिखा गया है, तो इसलिए यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद जो आपका गुप्ता एज है, गुप्ता एज और गुप्त वंश की बात अगर आप करते हैं तो इसमें आपका अगेन पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, इन सब बिंदुओं को पढ़ना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कुछ जो विदेशी आपके ट्रैवलर्स थे, जैसे फाहियान, इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो गुप्त काल को ही
गोल्डन एज का भी संज्ञा दिया गया है, गोल्डन एज की संज्ञा स्वर्णिम युग, और इसको लेकर जो क्रिटिसिज्म और डिबेट्स हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके किन किन आधारों पे इसे गोल्डन एज कहा गया, किन आधारों पे इसे हम काउंटर करते हैं। तो गुप्त एज के बाद आपका नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करें तो एक और जो महत्वपूर्ण है वह है पुष्यभूति डायनास्टी, और उसमें भी खास करके आपका हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग जो भारत आते हैं उनके द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत इत्यादि। तो प्राचीन भारत में अगर आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास की बात करें तो आपको इन बिंदुओं पे, इन टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई सारे सब टॉपिक हैं जिसपे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महिलाओं की स्थिति अलग अलग कालखंड में किस तरह से महिलाओं का जो है वो उत्थान या पतन होता गया। इसके अतिरिक्त आप देखें तो समाज में आप कह सकते हैं मंदिर निर्माण की वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसकी अलग अलग शैली आपको देखने को मिलती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली एवं वेसर शैली, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस राजवंश के द्वारा क्या, कहां, कैसे बनवाया गया। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एंशियंट इंडिया का योगदान है, फॉर एग्जाम्पल आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत, चरक, बागभट्ट, नागार्जुन इत्यादि, इनके द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत में इसी कालखंड के तुरंत बाद अगर आप देखें तो आपका कह सकते हैं कि अर्ली मेडिएवल एज, जिसे पूर्व मध्यकालीन समय काल या कालखंड भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आप ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण है वह आपका है पाला डायनास्टी, खास करके पाल वंश और इनके द्वारा किए गए कार्य, उसमें भी खास करके शैक्षणिक एवं आपका कह सकते हैं कि कला एवं संस्कृति में दिया गया योगदान। तो पाल वंश आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में साउथ इंडियन की अगर आप बात करें तो बीपीएससी में साउथ इंडिया में बहुत ही लिमिटेड स्कोप से क्वेश्चंस आते हैं। दक्षिण भारत में काफी लिमिटेड एरिया से क्वेश्चन आते हैं। वो एरिया खास करके अगर आप देखें तो पल्लव वंश एवं इनके द्वारा खास करके कला एवं संस्कृति में योगदान, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पे आपको दिखेगा क्या, आर्ट एंड कल्चर में जो पहले रॉक आर्किटेक्चर, महेंद्रा स्टाइल, मामल्ला स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल, नरसिम्हा वर्मन स्टाइल और उसमें नंदी वर्मन स्टाइल, और उसमें आपको फिर रॉक स्ट्रक्चर से धीरे धीरे कैसे आपका जो है इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग और आपका द्रविड़ आर्किटेक्चर का जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो पल्लव वंश जो है वह आपका दक्षिण भारत के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह से चोल वंश की अगर आप बात करें तो चोला डायनास्टी की बात करें तो इनका इंपीरियलिज्म और साम्राज्यवाद, चोला इंपीरियलिज्म और साम्राज्यवाद, जो कि इनका साउथ ईस्ट एशिया एवं चाइना से भी ट्रेड था, श्रीलंका में भी इनकी कॉलोनी थी। इतना ही नहीं, इनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस
लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो कि इनके उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में आपको काफी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ चोल वंश के समय मंदिर निर्माण की वास्तुकला, जो कि द्रविड़ शैली का आप कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा को दर्शाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो मुख्यतः आपका पल्लव वंश और चोल वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण एरियाज की बात जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि इतने सारे एरियाज को किन सोर्सेज से कवर किया जाए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि एग्जाम का नेचर प्योरली अब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो यहां पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे सोर्सेज को नहीं पकड़ना है जो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में हो, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किन सोर्सेज के क्या क्या फायदे या नुकसान या किसे हम अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसे तो जब आप फुल फ्लेज्ड यूपीएससी वगैरह के हिसाब से तैयारी करते हैं, या कह सकते हैं कि रिटेन एग्जाम के तौर पे तैयारी करते हैं, तो उस केस में आपको प्राचीन भारत के लिए इग्नू का बीए का बुकलेट, हिस्ट्री का इग्नू बीए बुकलेट जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ आपका या तो आर एस शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास, इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर एस शर्मा, या फिर डीएन झा की एंशिएंट इंडिया, इन दोनों में से कोई एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं से सिलेक्टेड टॉपिक आप उपिंदर सिंह के पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, या काफ़ी मोटी और बल्कि बुक है जो मेनली रिसर्च पर्पस के लिए लिखी गई है, लेकिन यूपीएससी में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है हिस्ट्री ऑप्शनल में। हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के तौर पे मैं कहूँगा कि आप आर एस शर्मा और डीएन झा को कंबाइन करके पढ़ ले, या दोनों अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आते हैं, और आर एस शर्मा और डीएन झा को कंबाइन करके पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लें। देखिए, एग्जाम में एमसीक्यू भी कई तरीके से आएंगे। कुछ डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होंगे जिसमें आपको सीधा सीधा उत्तर देना है, कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड होंगे जिसमें 3-4 स्टेटमेंट होंगे और उसमें मोर देन वन करेक्ट वाले ऑप्शन भी होंगे कि 1, 2 and 3, 2 only, 2 and 3 only, इस तरह से। तो इसमें आपको एलिमिनेट भी करना होगा। कई बार आपको जो है वो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि XYZ आपको कोटेशन दिया होगा और कहा गया जाएगा कि यह कोटेशन जो है वह किस हिस्टोरियन या किस व्यक्ति या किस नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको डील करना पड़ेगा। तो प्रश्नों की जो प्रकृति है या जो नेचर है, वैरायटी है, वह काफ़ी वैरिड डायमेंशन के आपको मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो है एंशिएंट में मूलतः आपको कह सकते हैं कि आर एस शर्मा और डीएन झा, इन दोनों को पढ़ लें। बहुत बल्कि बुक नहीं है, इजी है रिवाइज करने में, और इसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें। एमसीक्यू में कहाँ से प्रैक्टिस करें? देखिए, ज़्यादातर एमसीक्यू जो है, चूंकि अभी ये नया पैटर्न है बीपीएससी के हिसाब से, तो इसमें इस पैटर्न के एमसीक्यू आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसके लिए आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के हिस्ट्री के सेक्शन को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 से 3 बार कम से कम, ताकि वहाँ से आपको जो है एक बेहतर क्वेश्चंस को छांटने की या ऑप्शनल लेवल के क्वेश्चंस को पकड़ बनाने की आपको विधि पता लग जाए। तो यहाँ पर एंशिएंट के लिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है मेडिएवल और मध्यकालीन भारत। अब देखिए, जो मध्यकालीन भारत है इसमें मध्यकालीन भारत में यदि आप टॉपिक वाइज देखें तो बहुत ही लिमिटेड एरिया से क्वेश्चन आते हैं। वो लिमिटेड एरियाज कौन से हैं?
अगर आप देखें तो मध्यकालीन भारत या मेडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत इसके अतिरिक्त आपके दिल्ली सल्तनत के, खास करके दिल्ली सल्तनत का जो आपका कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑन द कॉन्क्वेस्ट बाय टर्क्स, इसके अतिरिक्त आपका ओवरऑल व्यू अगर आप दिल्ली सल्तनत का देखें तो ओवरऑल व्यू में इनका एडमिनिस्ट्रेशन इक्ता सिस्टम, इसके अतिरिक्त आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जस्टिस सिस्टम एक्सेट्रा, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक आपको जो है हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है। हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास लेखन। तो इस समय के जो प्रमुख आप कह सकते हैं इतिहासकार या प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है, जैसे आपका अल बरूनी, इसके अतिरिक्त शम्स ए सिराज अफीफ, इसके अतिरिक्त आपका जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, इसके अतिरिक्त आपका कह सकते हैं कि आमिर खुसरो एवं उनकी रचनाएं इत्यादि। इन सब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि XYZ पुस्तक जो है यह किनके द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सुल्तान एवं उनके पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है, खास करके इल्तुतमिश और उसके तुर्काने चहलगानी। इसके अतिरिक्त रजिया सुल्तान, चूंकि वह एकमात्र वीमेन सुल्तान थी थ्रू आउट द मेडाइवल हिस्ट्री, तो रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बलबन से रिलेटेड दो पॉलिसीज, एक आपका मंगोल पॉलिसी और दूसरा आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। यह भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट रिफॉर्म्स, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स, जो उसने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इसके अतिरिक्त टैक्सेशन इन डोआब, कराची एक्सपेडिशन, खुरासन एक्सपेडिशन एक्सेट्रा, इन सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो फिरोज शाह तुगलक एंड हिज पॉलिसीज particularly towards public welfare works, इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कहां किन किन चीजों को बनवाया। तो ये आपका मूलतः, इसके बाद लोधी और सैयद डायनास्टी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। आमिर तिमूर का इन्वेजन 1398 का भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण जो हैं वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आई बात समझ में? इतना ही नहीं, दिल्ली सल्तनत के समय कला एवं संस्कृति के बारे में भी पूछा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो डेवलपमेंट था, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क, और इसके बाद जो है धीरे धीरे अलग अलग पीरियड में बलबन के समय क्या अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। जैसे बलबन का जो टॉम्ब है वो पहला एग्जाम्पल है क्या आपका ट्रू आर्क का। इसके बाद उसके अगले फेज में
अगर आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा भी लगवाया गया, खिलजी मदरसा बनवाया गया इत्यादि, और भी कई सारे अलग अलग, जैसे तुगलक पीरियड में तुगलकाबाद फोर्ट, इसके अलावा तुगलकाबाद फोर्ट और इसके अलावा स्लोपिंग वॉल, पेंटागोनल टॉम्ब इत्यादि, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप देखें तो किताबों की यहां पर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए कई सारी किताबें हैं, परंतु समय की कमी को भी देखते हुए कि 1 महीने से कम का समय है, सभी किताबों का विस्तृत अध्ययन करना भी इस समय संभव नहीं है। तो ऐसे में हम कुछ चुनिंदा किताबों से ही पढ़कर अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो यह ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो ऐसे में आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण किताब जो है वह आपकी, ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर अगेन बीए का इग्नू का बुकलेट जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो सतीश चंद्रा की मेडिएवल हिस्ट्री जो है ये 2 वॉल्यूम्स में आती है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपका जे.एल. मेहता जो कि काफ़ी अच्छी किताब मानी जाती है यूपीएससी तैयारी के लिए, यह 3 वॉल्यूम में मेडाइवल इंडिया की लिखी गई है, जिसमें वॉल्यूम 1 दिल्ली सल्तनत, वॉल्यूम 2 मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉल्यूम 3 आर्ट एंड कल्चर को डेडिकेटेड है। परंतु जाहिर सी बात है अभी आपके पास जो है वह जे.एल. मेहता के किताब को पढ़ने का समय तो नहीं है। ये जे.एल. मेहता के 3 वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम 1 है जो दिल्ली सल्तनत से डील कर रही है, वॉल्यूम 2 जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से, और 3 जो है वो आर्ट एंड कल्चर से। लेकिन आप अभी इस समय अब जे.एल. मेहता लेकर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्लीट नहीं होगा। तो बेहतर क्या है, आपको इस समय सतीश चंद्रा की किताब पढ़नी चाहिए। वो भी सतीश चंद्रा की आपको 2 वॉल्यूम वाली जो बुक है वह अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस समय आप सतीश चंद्रा की ये ग्रीन कवर वाली बुक आप देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, आपको ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सतीश चंद्र की इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसको आपको एनसीईआरटी से डिफरेंशिएट करना होगा। एनसीईआरटी की किताब यहाँ पर आपको ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़नी है, आपको सतीश चंद्रा का एनसीईआरटी का जो इलोंगेटेड वर्जन है उसको पढ़ सकते हैं। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहिए, और इतना जो है आपका मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के पीरियड के लिए सफिशिएंट होगा, और आपका मुगल और मराठा के लिए भी सफिशिएंट होगा। अभी हम लोग उन टॉपिक्स को भी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वह आपका आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी में भी आपको अलग अलग जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानना चाहिए। भक्ति में स्टार्टिंग फ्रॉम शंकराचार्य टू आपको सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और अलग अलग क्षेत्रों में, फिर आपका बनारस के क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में खास करके बनारस, और फिर आपका अवध के क्षेत्र में, फिर आपका राजस्थान में मीराबाई, अवध में आपके या ब्रज के क्षेत्र में भी, और आपको फिर मराठा जो है भक्ति मूवमेंट, नामदेव, तुकाराम इत्यादि, इन सब के बारे में भी। तो भक्ति मूवमेंट से काफ़ी रिलीवेंट और कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कई सारे जो है संत हैं, भक्ति संत, और उनके द्वारा अलग अलग आप कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल जो है या दार्शनिक जो है व्यू पॉइंट दिया गया है उनके बारे में, जैसे अद्वैत का सिद्धांत, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत इत्यादि, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई सारी रचनाओं के बारे में आपको जानना चाहिए इत्यादि। सूफी संतों की जहाँ तक बात करें तो सूफी में भी जो प्रमुख 2 सिलसिला है, जैसे कि चिश्ती सिलसिला एवं आपका दूसरा है सूफी में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला, इन दोनों को जो है आपको जानना चाहिए। इनके प्रमुख संतों के बारे में जानना चाहिए,
उसमें भी प्रमुखतया चिश्ती सिलसिला और उनके संतों जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर बाबा फकीरुद्दीन, आपके इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो महबूब इलाही है निज़ामुद्दीन औलिया, या फिर आपका नसीर चिराग इत्यादि, इनके डॉक्ट्रीन वगैरह के बारे में आपको जानना चाहिए इत्यादि। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वह है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है, चूंकि यह बिहार का एग्जाम है और ये बिहार से रिलेटेड है, इनका मकबरा भी सासाराम में है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, आपका पब्लिक वेलफेयर वर्क और मोर इंपॉर्टेंटली आपका जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो कैसे शेर शाह सूरी ने पहले तो अफगान साम्राज्य, और अफगान साम्राज्य के आधार पे उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, वजीर आला इत्यादि, सरकार और परगना में डिवाइड करना, तहसील में डिवाइड करना, इसके अतिरिक्त जो है किस तरह से दाग और चेहरा सिस्टम मिलिट्री में लेकर आना, लोकल क्राइम फॉर लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जस्टिस सिस्टम लेकर आना, पब्लिक वेलफेयर में हाईवेज, सराइज इत्यादि बनवाना, और सबसे महत्वपूर्ण लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें इंटरमीडियरी को खत्म करके उसने मेजरमेंट एंड सर्वे का कॉन्सेप्ट लाया, और फिर उसके बाद जो है बीघा बिस्वा इत्यादि का। तो जो शेर शाह सूरी का ही लैंड रिफॉर्म सिस्टम था, उसी को अकबर ने अडॉप्ट करके आगे चल के उसको परफेक्ट किया था। तो शेर शाह सूरी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिएवल हिस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बीच दक्षिण भारत का भी एक साम्राज्य आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का डेक्कन कैंपेन भी जो है वह काफी, या साउथ कैंपेन कह सकते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या अलाउद्दीन खिलजी का ओवरऑल इंपीरियलिज्म जो है वह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल पॉलिसी जो है वह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अलाउद्दीन के समय जो है मंगोल्स कहां से, क्योंकि इसके समय टोटल 6 बार मंगोल का अटैक हुआ और इसने सक्सेसफुली सबको काउंटर भी किया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका शेर शाह सूरी के बाद साउथ इंडिया में इस समय एक काफी महत्वपूर्ण एम्पायर विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है, और ये विजयनगर एम्पायर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विजयनगर एम्पायर और आपका बहमनी किंगडम, ये दो साउथ में इस समय उभर के आते हैं, जिसमें विजयनगर स्पेसिफिकली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद एक कह सकते हैं कि सन ऑफ द सॉइल का कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया में आता है। और इतना ही नहीं, ये काफ़ी स्टेबल साम्राज्य है, इसका स्प्लेंडर और जो इसकी भव्यता है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इनके समय के जो ट्रैवलर्स हैं ड्यूरेटो बर्बोसा, डोमिंगो पेस, फिर आपका निकोलो कोंटी इत्यादि, इन लोगों के बारे में इन लोगों ने जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, पोजीशन ऑफ वीमेन, इसके अतिरिक्त आपका जो नवरत्न जो थे आपके कृष्णादेव राया के समय में इत्यादि, उन सब के, या फिर आपका कई सारे बुक और लॉ बुक्स भी मिलेंगे, जैसे अमुक्ता मर्यादा रिटन बाय कृष्णादेव राया, इसके अलावा जंबावती कल्याणम रिटन बाय कृष्णादेव राया इत्यादि। इन सब बुक्स और उनके ऑथर्स वगैरह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो विजयनगर एम्पायर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगला जो महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है, वह है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में जानकारी रखनी है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत 1 और 2, इसके अतिरिक्त बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी,
इत्यादि। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनकी पॉलिसीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपका मनसबदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी खास करके करोरी एक्सपेरिमेंट एंड आइन ए दहशाला और दहशाला सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं कि तोडरमल का जो एक्सपेरिमेंट था, या इसे बंदोबस्त अराजी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये अकबर के समय में आया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनसबदारी सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन, कैसे अलग अलग समय पे मनसबदारी सिस्टम में बदलाव आए। अकबर के समय शुरू हुआ, बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय, और कैसे फिर मनसबदारी सिस्टम एक क्राइसिस में बदल गया औरंगजेब के समय, जिसके कारण मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी हुआ। इतना ही नहीं, आपका राजपूत पॉलिसी अंडर मुगल्स, जिसमें अकबर के समय जो शुरू हुआ और अप टू औरंगजेब कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए। इतना ही नहीं, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल्स पर्टिकुलरली अकबर के समय जो शुरू हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द, आप कह सकते हैं कि जजिया को छोड़ देना, या फिर प्रिजनर्स ऑफ वार को इंस्लेव करना, ये सब छोड़ना। फिर इसके अतिरिक्त आपका कह सकते हैं कि आगे चलते चलते ये इबादत खाना अफेयर एंड लास्टली आप कह सकते हैं दीन ए इलाही, यह सब जो है वह आपका अकबर के रिलीजियस पॉलिसी का पार्ट था। लेटर ऑन कैसे कैसे इसमें चेंजेज आए अंडर जहांगीर, शाहजहां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली औरंगजेब। तो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखें, मुगल्स के समय कई सारी किताबें भी लिखी गई, जैसे आईने अकबरी, अकबरनामा, इसके अतिरिक्त आपका फुतुहाते जहांगीरी, या आप कह सकते हैं कि आलमगिरी, कई सारे आपके लिखे गए। तो उनके ऑथर्स वगैरह के भी नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आप देखें तो डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल्स particularly starting from Akbar but most importantly under औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब के समय का ही जो डेक्कन पॉलिसी है वह मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण बना। तो औरंगजेब, ये भी कहा जाता है कि डेक्कनी अल्सर डूम द फेट ऑफ मुगल एम्पायर जस्ट लाइक द स्पेनिश अल्सर डूम द फेट ऑफ नेपोलियनिक एम्पायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डेक्कन पॉलिसी अंडर औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 37 साल जो है वो डेक्कन में बिताए। अभी औरंगजेब के कब्र को लेकर इतना ज़्यादा विवाद भी चल रहा है। छावा मूवी आप सबने देखी भी होगी। तो डेक्कन ही जो है वह औरंगजेब का एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकल पॉइंट था, कोर पॉलिसी में आता है, और यहीं से जो है आप कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर का विघटन भी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जाहिर सी बात है, मुगल्स के समय के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मुगल पेंटिंग्स की बात आती है, मुगल बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर की बात आती है, डिपार्टमेंट ऑफ तस्वीर खाना की बात आती है, और इसके अतिरिक्त जो अलग अलग कारखानाज है उनकी बात आती है। आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक फीचर्स की बात आती है, और कई सारे एग्जाम्पल्स की बात आती है। वह सब अलग अलग पीरियड में। फिर कई सारे गार्डन्स हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जैसे चाहार बाग स्टाइल है, आराम बाग स्टाइल है इत्यादि। कैसे कैसे किन किन फेजेस में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम अप टू बाबर टू आप कह सकते हैं कि शाहजहां, बिकॉज औरंगजेब के समय आर्किटेक्चर बड़े पैमाने पर नहीं है। तो इन सब को आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगेन जो सोर्सेज हैं वो मेरी समझ से कम समय को देखते हुए आपका मेडिएवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा, ये जो ग्रीन कवर की बुक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, डेट इज मॉडर्न इंडिया। देखिए, मॉडर्न इंडिया जो है, अगेन अगर डिटेल्ड में पढ़नी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके आपके मेनली दो पार्ट हैं, कंपनी रूल एंड
क्राउन रूल। लेकिन कंपनी और क्राउन रूल में महज इसको नहीं बांटा जा सकता, डायमेंशंस के तौर पे देखे जाए तो कई सारे डायमेंशंस हैं। जैसे अगर आप देखें तो पॉलिटिकली कई सारे वॉर्स एंड बैटल्स हैं, ट्रीटीज हैं, कई सारी आपके जो है पॉलिसीज हैं लाइक रिंग फेंस, सब्सिडियरी अलायंस एक्सेट्रा। उसी तरह से आप देखें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, फिर फेजेज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, फिर उसमें वर्किंग क्लास, फिर आपका जो है पीजेंट एंड फार्मिंग क्लास, प्रिंसली एस्टेट्स, फिर आपका रोल ऑफ वीमेन, रोल ऑफ लेफ्ट पार्टीज एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की बात आती है अंडर कंपनीज रूल फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू आपका कह सकते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जबकि अंडर क्राउन रूल फ्रॉम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1940s के समय का जितने भी निगोशिएशंस है ट्रांसफर ऑफ पावर के, पर्टिकुलरली अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान, माउंटबेटन प्लान इत्यादि, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1940s के समय का जितने भी आपका ट्रांसफर ऑफ पावर का निगोशिएशन है और जो 3-4 प्राइम एक्ट हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इत्यादि, फिर रोल ऑफ गांधी, डिफरेंट काइंड ऑफ आपका प्रोटेस्ट एंड डिफरेंट सत्याग्रह, चंपारण, खेरा इत्यादि। तो डायमेंशन वाइज देखिए तो काफ़ी वेरीड है। ट्राइबल रिवोल्ट का एक अलग ही टॉपिक है जिसमें आपको कई सारे महत्वपूर्ण है, जिसमें संथाल और मुंडा खास करके महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से एग्रेरियन रिवोल्ट की बात करें तो पवना का है, फिर आपका डेक्कन का है, फिर आपका इंडिगो का है इत्यादि। लेकिन अगर आप सोर्सेज की बात करें तो फुल फ्लेज्ड ओवरऑल तैयारी की अगर आप बात करें रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको 3 काफी महत्वपूर्ण बुक आपको देखने को मिलती है। एक आपका BL ग्रोवर की मॉडर्न इंडिया, ये आपका BL ग्रोवर की बुक है मॉडर्न इंडिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। BL ग्रोवर एंड अलका मेहता, सारे चैप्टर्स नहीं, इसमें से भी कुछ रिकमेंडेड चैप्टर्स। सेकेंड आपका इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, डेट इज भारत का स्वाधीनता संग्राम, यह आपका बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा आपका फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, जो शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। कई लोग सुमित सरकार की भी बात करते हैं, ठीक है सुमित सरकार भी पढ़ा जा सकता है, परंतु अब एक ही टॉपिक पे कितनी सारी पुस्तकें आप पढ़ेंगे। तो यह भी आपका शेखर बंदोपाध्याय का प्लासी टू पार्टीशन जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब चूंकि आपके पास 1 महीने से भी कम का समय है, इतनी सारी किताबें तो पढ़ के कमांड की नहीं जा सकती। दूसरी बात, एग्जाम भी क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्यों ना एक ऐसे किताब को चुना जाए जिसमें कि लगभग काम की सारी बातें लिखी गई हो, उसे पढ़ना और रिवाइज करना आसान हो। ऐसे में मेरी समझ से आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई बुक मॉडर्न इंडिया को पढ़नी चाहिए। यह बुक आपका बेसिकली काफी वेल कंपाइल्ड नोट्स है, जिसमें आपको तीनों ही किताब BL ग्रोवर, बिपिन चंद्रा खास करके एंड शेखर बंदोपाध्याय भी कहीं कहीं, इन तीनों किताब का कंपाइलेशन मिलता है। बेसिकली वो कोई अलग हिस्टोरियन नहीं है, उन्होंने मेनली कंपाइल ही किया है। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, इसे पढ़ना और रिवाइज करना काफ़ी आसान है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि 1857 ऑनवर्ड्स लाइक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और नेशनलिज्म, इन सब टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। संवैधानिक विकास, प्रेस, एजुकेशन इत्यादि। साथ ही साथ आपको MCQs जो है वो लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोटेशन के भी क्वेश्चन काफ़ी अधिक आएंगे, तो कोटेशन जो है
वह आपको ऐसे तो सब सर्वाधिक बीएल ग्रोवर की किताब में सबसे अधिक कोटेशन है अलग अलग हिस्टोरियंस की। अब फॉर एग्जांपल 1857 के रिवोल्ट के नेचर एंड कैरेक्टर की बात करें तो वहां पे कॉलोनियल हिस्टोरियंस कई सारे, जेम्स आउटरैम, जॉन सीले एक्सेट्रा, एलियार रीस, इन सब के अपने अपने जो है व्यू पॉइंट है। इंडियन हिस्टोरियंस की बात करें तो नेशनलिस्ट में वीडी सावरकर इत्यादि के अलग व्यू पॉइंट है, प्रोफेसर एस एन सेन, आरसी मजूमदार के अलग हैं, पंडित नेहरू के अलग है, इत्यादि इत्यादि। तो कई सारे कोटेशंस वगैरह वहां पे आपको मिलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है बीएल ग्रोवर अभी पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है, तो आपको स्पेक्ट्रम में भी कई सारे कोटेशन चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएंगे। उन कोटेशंस को, उनमें भी जो खास महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इत्यादि, इन सब के, या फिर कुछ विशेष ब्रिटिश ऑफिसर्स जैसे लॉर्ड कर्जन, आई बस मॉन्टेग्यूज का डिक्लेरेशन इत्यादि, इन सब के बारे में आपको वहां से जानकारी मिल सकती है। तो मॉडर्न इंडिया को, ये तो आपको ज्यादातर जो है तैयारी के क्रम में आपने प्रीलिम्स और मेंस में भी पढ़ा ही है, इसको रिगरसली पढ़े, ये ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व कराने में मदद करेगा। लेकिन मॉडर्न इंडिया में और भी कई सारे डायमेंशंस हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कई सारे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स निकलते थे, उनके ऑथर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब तरह के वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे आपको तैयार रहना होगा। क्लियर? तो मॉडर्न इंडिया भी आपका एक काफी बड़ा, चैलेंजिंग लेकिन काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। नेक्स्ट कम्स वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए इन तीनों को, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते ही है अपने पीटी और मेंस एग्जाम के लिए, इसके अतिरिक्त जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक्स को जोड़ दिया जाए तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में सिलेबस के तौर पे दिए गए हैं, परंतु यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री में बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही टॉपिक हैं जहां से कि मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यूरोप का रिनेसां मीन्स पुनर्जागरण। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जितने भी तरह के रिवॉल्यूशन हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपका अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो इसमें एडेड हो जाएगा अमेरिकन सिविल वॉर भी, इसको भी पढ़ लेना है। इसके साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और यहीं से आपका मॉडर्न नेशन स्टेट और पूरे विश्व का मैप एक तरह से बदलना शुरू हुआ, यूरोप का खास करके। इसके अतिरिक्त आपका इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, इसके अतिरिक्त रशियन रिवॉल्यूशन, इसके अतिरिक्त आपका वर्ल्ड वार्स 1 और 2। एक चीज ध्यान में रखें कि यूपीएससी के सिलेबस में अप टू 2011 है, मींस कोल्ड वार और ये सब है। बीपीएससी आपका वर्ल्ड वार 2 पे जाके खत्म हो जाता है। इसके बीच के कुछ एरियाज जैसे लीग ऑफ नेशंस, इसके अतिरिक्त आपका नाजी एंड फासिस्ट पार्टीज, इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार हो जाएगा, और आपको काफी इजीली 75 to 80 मार्क्स ओवरऑल, इतना अगर आप कर लेते हैं तो। इसमें जो किताब है, ऐसे तो काफी अच्छी किताबें हैं, जैसे एल मुखर्जी, इसके अतिरिक्त आपका नॉर्मन लोव, लेकिन एल मुखर्जी और नॉर्मन लोव जो है ये अभी अब आप 1 महीने के अंदर में ये सब पढ़ के कमांड
नहीं कर सकते, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि यूपीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। तो एक जो अच्छी किताब है जो यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं लोग, वो है आपका रंजन चक्रवर्ती का मॉडर्न वर्ल्ड का आपका हिस्ट्री। कुछ लोग इंदिरा अर्जुन देव भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक किताब है, बट मेरे हिसाब से रंजन चक्रवर्ती ज़्यादा बेटर है। मैं बता दूं कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल से ही था और 64th का हिस्ट्री ऑप्शनल का टॉपर भी रहा हूं, तो रंजन चक्रवर्ती मुझे ज़्यादा बेटर बुक लगी। हालांकि एल मुखर्जी सबसे बेस्ट है, नॉर्मल लोग सेकेंड नंबर। हालांकि रंजन चक्रवर्ती भी जो है वो काफ़ी सारे इवेंट्स को काफ़ी अच्छे से आपको कह सकते हैं कि एक जगह पे दिया हुआ है, अच्छी किताब है। तो रंजन चक्रवर्ती अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही आती है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगेन आपको एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको किसी भी हालत में 60 से नीचे नंबर तो नहीं ही आएंगे, मे भी आपने अच्छी तैयारी की तो 80+ मार्क्स भी आएगा, मतलब क्वालिफाइंग का आपको इशू नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर ये रिटन एग्जाम होता तो बात कुछ और होती, आप 200+ मार्क्स भी ला सकते थे और अच्छा रैंक भी सिक्योर कर सकते थे। लेकिन चलिए क्वालिफाइंग ही सही, कम से कम इसने को अभी तक जीवंत तो रखा गया है। तो इन सब किताबों को आप पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, एंशिएंट में आर.एस. शर्मा एंड डी.एन. झा, मेडाइवल में सतीश चंद्रा, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम एंड वर्ल्ड में रंजन चक्रवर्ती। 1 महीने से भी कम का समय है, तो यही 4 किताब प्लस यूपीएससी का हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और कुछ जैसे आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो वो सब आपको लूसेंट या घटना चक्र, इन सब लेवल के भी बुक से आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जो आपने पीटी के समय की थी वो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अपनी कोई भी क्वेरी हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।